वेलकम डियर स्टूडेंट। तो चलिए आज से हम लोग केमिस्ट्री का जो वेस्ट बंगाल हायर सेकेंडरी का सिलेबस है, जो लोग 2021 में एग्ज़ाम देंगे उनका सिलेबस उनके उसके अकॉर्डिंग हम लोग सिलेबस को ट्राई करेंगे मई एंड तक कंप्लीट करने का। ठीक है, तो ये चैप्टर का मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन है, इस ईयर किस चैप्टर से कितना मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है, तो देख लिए केमिकल काइनेटिक्स से और सब चैप्टर का देख लिए सब मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन है। तो पहला चैप्टर हम लोग केमिकल काइनेटिक्स लेंगे, इस चैप्टर से 10 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है, तो MCQ 1 मार्क्स का क्वेश्चन यहाँ से MCQ पूछा जाएगा, 1 मार्क्स का वेरी शॉर्ट क्वेश्चन है, और 3 मार्क्स का एक क्वेश्चन और 5 मार्क्स का एक क्वेश्चन है। ठीक है, तो पहला चैप्टर हम लोग केमिकल काइनेटिक स्टार्ट करते हैं। हम इस ये क्वेश्चन पैटर्न का PDF हम लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, और क्या क्या चैप्टर कौन कौन से चैप्टर से क्या क्या टॉपिक वीडियोस हुआ है उसका भी PDF हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, आप लोग वहाँ से देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं, समझते हैं केमिकल काइनेटिक्स को अच्छे से। तो जो समझते हैं केमिकल काइनेटिक्स क्या होता है, तो देखिए केमिकल काइनेटिक्स क्या है, एक ऐसा ब्रांच है केमिस्ट्री का जो डील करता है वेट ऑफ अ रिएक्शन से। मतलब एक रिएक्शन किस स्पीड से हो रहा है और उस स्पीड पे क्या क्या फैक्टर इफेक्ट कर रहा है। मतलब वेट ऑफ अ रिएक्शन, फैक्टर इफेक्टिंग द रेट, मतलब क्या क्या फैक्टर उस वेट पे इफेक्ट कर रहा है, और मैकेनिज्म यानी वो रिएक्शन किस किस स्टेप से हुआ है, कितने स्टेप्स में बना है। ठीक है, वो रिएक्शन किस तरह से हो रहा है, वो मैकेनिज्म उसके ऊपर जो डील करता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, केमिकल काइनेटिक्स। तो केमिकल काइनेटिक्स क्या है, तो एक ऐसा ब्रांच है केमिस्ट्री का जो डील करता है वेट ऑफ अ रिएक्शन से, क्या क्या फैक्टर इफेक्ट कर रहा है वेट पे, और मैकेनिज्म ऑफ अ रिएक्शन उसको हम लोग क्या बोलते हैं, केमिकल काइनेटिक्स। अच्छा समझिए, वेट का मतलब क्या हो रहा है, जहाँ पे समझिएगा एक बच्चा सपोज कीजिए, वो A नाम का एक बच्चा है B नाम का। ठीक है, सपोज कीजिए A जो है वो 200 क्वेश्चन 1 आवर में बना रहा है, और B वाला जो बच्चा है वो 200 क्वेश्चन 3 आवर में बना रहा है। तो किसके काम करने का स्पीड ज़्यादा है, A का या B का? A का ज़्यादा है काम करने का स्पीड, क्योंकि 200 क्वेश्चन 1 घंटा में बना रहा है, और B को देखिए 200 क्वेश्चन बना रहा है 3 घंटे में बना रहा है। ठीक है, तो यहाँ से समझ में आ गया, मतलब टाइम के रिस्पेक्ट में यहाँ पे बात हो रहा है। ठीक है, अब सपोज कीजिए इसी को अगर हम A को लिख दें, ये 200 क्वेश्चन बना रहा है 6 घंटे में, तो देखिए किसके काम करने का स्पीड ज़्यादा हो गया, B के काम करने का स्पीड ज़्यादा हो। देखिए 3 घंटा में ये 2 क्वेश्चन बना रहा है, ये 6 घंटा ले रहा है। ठीक है, तो जहाँ जहाँ पे टाइम रेट का बात होगा वहाँ पे टाइम इंक्लूड होगा, मतलब टाइम के रिस्पेक्ट में हम लोग बात करेंगे तो रेट। क्लियर है, समझ में आ रहा है बात? ठीक है, अभी आगे आगे और अच्छे समझ में आएगा। देखिए ये तो प्रैक्टिकल एग्जाम्पल हुआ, हम लोग रिएक्शन के अंदर जाके समझना है इस बात को। ठीक है, तो केमिकल काइनेटिक्स समझ में आ गया, एक ऐसा ब्रांच है केमिस्ट्री का जो डील करता है वेट ऑफ अ रिएक्शन से, और क्या क्या फैक्टर वेट पे इफेक्ट कर रहा है, और रिएक्शन किस तरह से बन रहा है, मैकेनिज्म ऑफ अ रिएक्शन, मतलब रिएक्शन किस किस तरह से हो रहा है, उस किस तरह से बन रहा है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, केमिकल काइनेटिक्स। तो सही पहले समझते हैं हम लोग वेट ऑफ रिएक्शन वेट ऑफ अ रिएक्शन क्या होता है, रिएक्शन का वेट क्या होता है। ठीक है, तो एक गिवन टेम्परेचर पे रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन को इस तरह से डिफाइन किया गया है कि रिएक्टेंट का कंसनट्रेशन किस रेट से, मतलब किस तरह से कितना डिक्रीज करेगा, और प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन कितना इंक्रीज करेगा एक टाइम इंटरवल के बीच में। एक रिएक्शन में रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन कितना डिक्रीज किया है और प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन कितना इंक्रीज किया है टाइम इंटरवल में, उसको हम लोग क्या बोल देंगे, वेट ऑफ अ रिएक्शन। सपोज कीजिए ए एक रिएक्टेंट है जिससे बी एक प्रोडक्ट बन रहा है। ठीक है, ठीक है, यहाँ पे देख लीजिए T1 जब टाइम मेरा T1 था, तो उस टाइम पे ए का कितना कंसंट्रेशन था, ए का कंसंट्रेशन था A1, और बी का कंसंट्रेशन कितना था, मतलब प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन कितना था, B1 था। ठीक है, और जब T इज इक्वल टू T2 सेकेंड था, तो ए का कंसंट्रेशन जो था वो A2 हो गया, और बी का कंसंट्रेशन जो था वो क्या हो गया, B2 हो गया। अब देखिए रिएक्टेंट जिस तरह से टाइम क्या होगा इंक्रीज होगा, उस तरह से रिएक्टेंट क्या हो रहा होगा, प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा होगा। मतलब जितना मतलब T2 टाइम पे A2 का कंसंट्रेशन क्या होगा, कम कम होगा, और A1 का कंसंट्रेशन क्या होगा, ज़्यादा होगा। ठीक है, मतलब A का कंसंट्रेशन क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, और B का कंसंट्रेशन देखिए क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। मतलब B1 का कंसंट्रेशन यहाँ पे पहले T1 पे कम रहा होगा, B2 पे क्या हो गया होगा, ज़्यादा हो गया होगा। मतलब जिस तरह से टाइम ज़्यादा गुजर रहा है उस तरह से A जो है मेरा वो प्रोडक्ट मतलब B में कन्वर्ट होता हुआ चला जा रहा है। ठीक है, यहाँ पे और अच्छे प्रैक्टिकल एग्जांपल समझिए। सपोज कीजिए X रिएक्टेंट है, उससे Y नाम का एक प्रोडक्ट बन रहा है। ठीक है, T इक्वल टू जब 0 सेकेंड था, जब टाइम क्या था, 0 सेकेंड था, तो इस टाइम पे X का सपोज कीजिए 100 ग्राम था।
ठीक है। अब y कितना था, y अभी कुछ नहीं बना है, ठीक है, प्रोडक्ट अभी मेरा कुछ नहीं बना। जब t इज इक्वल टू 4 सेकेंड हो गया तो x जो था वो 40 ग्राम बचा और y जो है वो 60 ग्राम हो गया। मतलब जब टाइम 4 सेकेंड में पहुंच गया तो x का 60 ग्राम y मतलब प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। तो a का x का कंसंट्रेशन कितना डिक्रीज कर गया, तो हम यहाँ पे फाइनल माइनस इनिशियल कर देंगे। तो यहाँ पे इस तरह से लिखेंगे डिक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ x, वो क्या हो जाएगा, फाइनल माइनस इनिशियल मतलब 40 माइनस 100 मतलब माइनस 60, मतलब डिक्रीज हो रहा है। और इंक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ y कितना हो गया, y का कंसंट्रेशन क्या हो गया, इंक्रीज कर रहा है ना, तो यहाँ पे लिखेंगे इंक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ y, वो क्या हो गया 60 फाइनल माइनस इनिशियल मतलब 60 ग्राम फाइनल माइनस इनिशियल 60 माइनस 0 मतलब 60 ग्राम, इतना इंक्रीज कर गया। ये प्लस साइन क्या हो रहा है, मतलब प्लस साइन क्या डिनोट कर रहा है, मतलब y का कंसंट्रेशन इंक्रीज कर रहा है, माइनस क्या इंडिकेट कर रहा है, x का कंसंट्रेशन क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। तो उसी तरह से क्या हम यहाँ पे लिख सकते हैं, a से b जो प्रोडक्ट बन रहा है, तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं हम लोग, डिक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ a, इस तरह से लिखेंगे डिक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ a का कंसंट्रेशन कितना डिक्रीज करेगा, तो फाइनल माइनस इनिशियल मतलब a2 में से a1 को माइनस कर देंगे। तो यहाँ पे कुछ इस तरह से लिखेंगे a2 माइनस a1, और इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, मतलब a2 का कंसंट्रेशन क्या होगा, कम होगा, a1 का ज़्यादा होगा, मतलब क्या होगा, नेगेटिव में आएगा आंसर। तो माइनस ऑफ डेल्टा a लिख देंगे इस तरह से, ठीक है। और b का कंसंट्रेशन क्या हो गया होगा, इंक्रीज कर गया होता है, यहाँ पे लिखेंगे इंक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ b, क्या हो जाएगा वो b2 माइनस b1, मतलब क्या हो जाएगा, प्लस में आएगा या प्लस डेल्टा b, समझ में आ गया यहाँ तक। अच्छा, तो यहाँ पे तो डिक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ है और यहाँ पे इंक्रीज ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ बी का बात हो गया। अब यहाँ पे वेट का मेन बात करना, तो वेट किस तरह से हम लोग लिखेंगे, टाइम इंटरवल के बीच टाइम से अगर बात होगा तो हम लोग बोलते थे, अभी समझे थे वेट के बारे में, मतलब जहाँ रेट का बात होगा वहाँ पे टाइम के बारे में बात होगा, तो टाइम के एस्पेक्ट में रेट पता चलता है हम लोग को। तो यहाँ पे रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे इस तरह से, वेट ऑफ रिएक्शन जो होगा, वेट ऑफ रिएक्शन का जो रेट होगा वो किस तरह से लिखेंगे, रिएक्शन का वेट क्या है, तो टाइम के एस्पेक्ट में मतलब ए का कंसंट्रेशन डिक्रीज होगा, तो इसको लिखने का तरीका कुछ इस तरह से होगा, माइनस ऑफ डेल्टा ए बाई टाइम इंटरवल, टाइम कितना चेंज हुआ है, T2 माइनस T1 कर देंगे, मतलब डेल्टा ऑफ T चेंज इन टाइम, ठीक है। जिस वेट से ए डिक्रीज करेगा उस वेट से बी क्या होगा, इंक्रीज करेगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस ऑफ डेल्टा बी बाई डेल्टा टी, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया। चलिए इसको मिटा देते हैं, ये एग्जाम्पल के तौर पे था। अब देखिए यहाँ पे जो थर्ड ब्रैकेट जो क्या मोलर कंसंट्रेशन जो होगा, ये जो थर्ड ब्रैकेट जो है मोलर, सपोज कि इस तरह से लिखा हुआ है मोलर कंसंट्रेशन ऑफ ए, मतलब ये किस तरह से होगा, मोल पर लीटर में होगा, N/V में होगा, N/V मोल पर लीटर, मतलब ए का जो कंसंट्रेशन किस में होगा, मोल पर लीटर में होगा, मोल पर लीटर में होगा ये, ठीक है, याद रखना है इस बात को, मोल पर लीटर में कंसंट्रेशन दिया हुआ, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे एक रिएक्शन है, उसको आपको रेट लिख करके दिखाना है। सपोज ये रिएक्शन है x प्लस वाई, ये रिएक्टेंट है, ये P नाम का एक प्रोडक्ट बना रहा है, तो रेट ऑफ रिएक्शन इसके लिए लिख के दिखाना है। तो क्या होगा रेट ऑफ रिएक्शन, तो रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक्स का कंसंट्रेशन डिक्रीज करेगा, वाई का कंसंट्रेशन डिक्रीज करेगा, पी का कंसंट्रेशन क्या होगा, इंक्रीज करेगा, ठीक है। तो इस तरह से लिखेंगे माइनस ऑफ डेल्टा एक्स बाई डेल्टा टी इक्वल टू जिस वेट से एक्स डिक्रीज करेगा उसी वेट से वाई डिक्रीज करेगा, माइनस ऑफ डेल्टा, यहाँ पे स्टोइचोमेट्रिक कोफिशिएंट नहीं है, अगर स्टोइचोमेट्रिक कोफिशिएंट अगर होगा तो यहाँ पे क्या होगा,
चेंज हो जाएगा वेट ऑफ रिएक्शन लिखने का तरीका। मतलब यहाँ पे सबका स्टोइचोमेट्रिक कोफिशिएंट क्या है, 1 है, मतलब सामने में क्या है, सबके सामने क्या है, 1। ठीक है, माइनस ऑफ डेल्टा, अभी हम लोग आगे समझेंगे उसको, डेल्टा वाई बाई डेल्टा टी। अब पी को किस तरह से लिखेंगे, एक्स का कंसंट्रेशन डिक्रीज होगा, वाई का कंसंट्रेशन डिक्रीज होगा, पी का कंसंट्रेशन क्या होगा, इंक्रीज करेगा, तो इसको लिखने का तरीका होगा प्लस ऑफ डेल्टा पी बाई प्लस ऑफ डेल्टा पी बाई डेल्टा टी, डेल्टा पी बाई डेल्टा टी। ठीक है, अच्छा अब यूनिट क्या होता है वेट ऑफ रिएक्शन का, तो देखिए ये जो डेल्टा वाई है क्या डिनोट कर रहा है, ये किस में होता है, कौन सा यूनिट में होता है, अभी हम देखा बता के हैं मोल पर लीटर में होता है, किस में होता है, मोल पर लीटर में होता है। और देखिए नीचे में टाइम का यूनिट क्या होगा, सेकंड होगा ना, तो हम लोग अगर अच्छे से पढ़ेंगे इसको देखिए, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यूनिट ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, मोल पर लीटर, और सेकंड जब नीचे से ऊपर जाएगा तो क्या होगा, सेकंड इनवर्स, मतलब मोल पर लीटर पर सेकंड। ये यूनिट क्या होगा, रेट ऑफ रिएक्शन का यूनिट क्या होता है, तो यहाँ पे लिख देते हैं यूनिट ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन, यूनिट ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन वो क्या है, रिएक्शन इज मोल पर लीटर पर सेकेंड। मोल पर लीटर पर सेकेंड क्या है, वेट ऑफ अ रिएक्शन का यूनिट, रिएक्शन के वेट का यूनिट क्या हो गया, मोल पर लीटर पर सेकेंड। ये एकदम इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में क्वेश्चन पूछ जाता है व्हाट इज द यूनिट ऑफ वेट ऑफ अ रिएक्शन, तो मोल पर लीटर पर सेकेंड। क्लियर है बात। चलिए अब हम लोग एवरेज वेट समझते हैं। ठीक है, उस एवरेज जानने से पहले एक और हम लोग को यहाँ पे समझ लेना है टाइम के साथ किस तरह से कंसंट्रेशन वैरी करेगा रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का। तो ग्राफ बना लेते हैं यहाँ पे। तो देखिए चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट विद टाइम, मतलब रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन टाइम के एस्पेक्ट में किस तरह से चेंज होगा। तो सपोज कि वाई एक्सिस के अलॉन्ग हम लोग ले लेते हैं कंसंट्रेशन को, और एक्स एक्सिस के अलॉन्ग क्या रहेगा, टाइम, इधर रहेगा टाइम और वाई एक्सिस के अलॉन्ग रहेगा कंसंट्रेशन। ठीक है, तो देखिए जैसे जैसे टाइम गुजरेगा तो रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन क्या होगा, डिक्रीज होगा, है ना, यानी कुछ इस तरह से रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन क्या होगा, जैसे जैसे टाइम जाएगा रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन डिक्रीज होते हुए चलेगा। ठीक है, और प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन क्या होगा, प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन इंक्रीज होगा, तो प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन मतलब कुछ इस तरह से इंक्रीज होगा, कुछ इस तरह से प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन क्या होगा, इंक्रीज होता हुआ चलेगा। तो यहाँ पे ये क्या हो गया, ये वाला प्रोडक्ट का हो गया, प्रोडक्ट, और ये वाला जो हो गया मेरा, ये हो गया रिएक्टेंट का। समझ में आ गया यहाँ तक। चलो अब हम लोग आगे समझते हैं। देखिए तो एवरेज वेट क्या होता है, वेट ऑफ अ रिएक्शन, मतलब रिएक्शन का जो वेट एक लंबे टाइम इंटरवल में जो मेजरमेंट होता है उसको हम लोग बोलते हैं एवरेज वेट। मतलब एक लॉन्ग टाइम इंटरवल में जो रेट ऑफ अ रिएक्शन को मेजरमेंट करेंगे हम लोग, मेजर करेंगे, उसको हम लोग बोलेंगे एवरेज वेट। एग्जाम्पल के तौर पर मानिए, सपोज कीजिए एक्स से वाई क्या बन रहा है, एक मेरा एक्स रिएक्टेंट है, वाई नाम का वाई प्रोडक्ट बन रहा है एक्स से। ठीक है, T इज इक्वल टू T1 पे अभी जो हम लोग पहले जो लिखे थे वो सब क्या था, एवरेज वेट था, डेल्टा था, डेल्टा से डिनोट कर रहा था वो एवरेज था। अभी आएगा इंस्टेंटेनियस, मतलब अभी अभी क्या है, ठीक है, वो भी समझेंगे हम लोग। तो T इज इक्वल टू T1 पे एक्स का कंसंट्रेशन क्या हो जाएगा, x1, और वाई का कंसंट्रेशन क्या है, y1, और T इज इक्वल टू T2 पे एक्स का कंसंट्रेशन क्या है, x2, और वाई का कंसंट्रेशन क्या हो गया, y2। ठीक है, तो एवरेज वेट क्या हो गया, एवरेज वेट जो लिखेंगे हम लोग चेंज इन कंसंट्रेशन बाय टाइम इंटरवल, कंसंट्रेशन कितना चेंज हुआ बाय टाइम इंटरवल, हमको पता चल जाएगा एवरेज वेट, है ना, वही था जो अभी हम लोग लिखे हैं। तो एवरेज वेट जो हो गया वो क्या हो जाएगा, या रेट ऑफ रिएक्शन, एवरेज रेट इज इक्वल टू चेंज इन कंसंट्रेशन, चेंज इन कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन बाय टाइम इंटरवल, बाय टाइम इंटरवल। ठीक है, अच्छा तो हम लोग अगर x के एस्पेक्ट में बात करते हैं तो देखिए इसका कितना होगा, कंसंट्रेशन कितना हुआ, चेंज हुआ, तो x2 माइनस x1, तो ये हो गया x2 माइनस x1, इसका इतना कंसंट्रेशन चेंज हुआ, टाइम कितना, तो T2 माइनस T1, इतने टाइम में।
T2 माइनस T1 में। तो क्या आएगा, मतलब बोलते थे पहले, मतलब x2 का कंसंट्रेशन क्या होगा, कम होगा, x1 का ज़्यादा होगा, मतलब रिएक्टेंट में कंसंट्रेशन टाइम के इंक्रीज होने पे क्या होता है, डिक्रीज करता है। तो इसका वैल्यू क्या आएगा, नेगेटिव में आएगा, मतलब माइनस ऑफ डेल्टा x बाई डेल्टा टी। ठीक है, ये हो गया एवरेज वेट इसका। अब y के एस्पेक्ट में क्या होगा, तो y का हो जाएगा क्या, y2 माइनस y1 बाई T2 माइनस T1, T2 माइनस T1। क्या आ जाएगा, प्लस ऑफ y का कंसंट्रेशन, y2 का कंसंट्रेशन क्या होगा, इंक्रीज करेगा टाइम जैसे जैसे इंक्रीज करेगा वैसे वैसे प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन क्या होगा, इंक्रीज करेगा। तो क्या आ जाएगा, प्लस ऑफ डेल्टा y बाई डेल्टा टी। ये इस तरह से लिख देते हैं हम लोग एवरेज वेट को। ठीक है, चलिए अब हम लोग समझते हैं इंस्टेंटेनियस वेट क्या होता है। समझते हैं इंस्टेंटेनियस वेट क्या होता है। तो देखिए इंस्टेंटेनियस वेट क्या होता है, एक पार्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम पे, मतलब एक पार्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम पे जो रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन कितना चेंज हुआ है और प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन कितना इंक्रीज हुआ है, मतलब एक पार्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम पे, मतलब एक पार्टिकुलर टाइम पे कंसंट्रेशन किसका इंक्रीज, मतलब रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन कितना डिक्रीज हुआ या प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन कितना इंक्रीज हुआ उस टाइम पार्टिकुलर टाइम पे, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, इंस्टेंटेनियस वेट। ठीक है, तो इंस्टेंटेनियस वेट ऑफ रिएक्शन क्या डिफाइन कर सकते हैं, द वेट ऑफ चेंज ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ एनी वन ऑफ द रिएक्टेंट या प्रोडक्ट स्पीसीज, रिएक्टेंट या प्रोडक्ट स्पीसीज का कितना कंसंट्रेशन चेंज हुआ है उस पार्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम पे, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इंस्टेंटेनियस वेट। मतलब टाइम का जो इंटरवल होगा वो बहुत ही कम होगा, इतना कम होगा कि निग्लिजिबल होगा, मतलब टेंस टू जीरो, मतलब डेल्टा टी, मतलब टाइम इंटरवल जो होगा डेल्टा टी जो होगा वो क्या होगा, जीरो की तरफ टेंड करेगा। ठीक है, बहुत कम होगा। ठीक है, आप लोग पढ़े होंगे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्लास 11 में ना इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, तो वहाँ समझे होंगे लिमिट का कंसेप्ट। ठीक है, तो क्या हम यहाँ पे लिख सकते हैं इंस्टेंटेनियस वेट जो होगा मेरा क्या इंस्टेंटेनियस वेट, इंस्टेंटेनियस मतलब अभी इंस्टेंटेनियस वेट जो होगा मेरा वो क्या होगा, लिमिट डेल्टा टी, मतलब टाइम इंटरवल किसके तरफ गिरेगा, मतलब इतना कम होगा निग्लिजिबल, जीरो की तरफ टेंड करेगा, डेल्टा टी टेंड्स टू व्हाट, जीरो, है ना, डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो। और किसका, एवरेज वेट का, एवरेज रेट, है ना। जैसे एग्जांपल के तौर पे मान लीजिए पहला जो अभी हम लोग लिख के आए थे क्या, माइनस ऑफ डेल्टा एक्स बाई डेल्टा टी, है ना, माइनस ऑफ डेल्टा एक्स बाई डेल्टा टी, इसमें लगाते हैं लिमिट डेल्टा टी, टाइम इंटरवल जो है वो क्या होगा, जीरो की तरफ टेंड करेगा। तो इसमें क्या लिख देंगे, इतना कम होगा तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन, याद है ना, बहुत छोटा चीज़, तो डी से डिनोट करते हैं उसको, तो डिफरेंशिएशन माइनस ऑफ, यहाँ पे क्या हो जाएगा, इंस्टेंटेनियस में हम लोग डी का यूज़ कर लेंगे, डिफरेंशिएशन टाइप का, मतलब डी ऑफ एक्स बाई डी टी। इस टाइम में जब डेल्टा टी जो होगा एकदम कम होगा, टाइम इंटरवल एकदम जीरो की तरफ टेंड करेगा, तो कैसे डिनोट करेंगे हम लोग, माइनस डी एक्स बाई डी टी, स्मॉल चेंज। ठीक, उसी तरह से लिमिट डेल्टा टी टेंस टू ज़ीरो प्लस ऑफ डेल्टा वाई बाई डेल्टा टी, टाइम इंटरवल एकदम टेंस टू जीरो होगा, तो इसको किससे डिनोट करेंगे, प्लस ऑफ डी वाई बाई डी टी, प्लस ऑफ डी वाई बाई डी टी। क्लियर है बात, ये क्या डिनोट कर रहा है, इंस्टेंटेनियस वेट, इंस्टेंटेनियस। ठीक है, चलो अब सपोज कि एक रिएक्शन दिया हुआ है, मेरे रिएक्शन दिया हुआ है एक्स ए प्लस वाई बी बन रहा है एम सी प्लस एन डी। ठीक है, ये एक्स वाई एम एन ये क्या है, ये स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट है सामने का, मतलब ठीक है ना। अब देखिए इस केस में रेट ऑफ रिएक्शन को किस तरह से लिखना है, क्योंकि हम लोग जितना रिएक्शन देखे पीछे में देखिए यहाँ पे सबका क्या था, एक ही मोल था, 1 1 दोनों साइड 1 था, तो इस केस में आराम से बन गया था, रेट ऑफ रिएक्शन लिख पाए थे। इस टाइम में क्या करेंगे हम लोग, उसको स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट से डिवाइड करेंगे, क्योंकि एक पार्टिकुलर टाइम पे रिएक्शन का रेट एक ही होगा, एक पार्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम पे रिएक्शन का एक ही रेट होगा। ठीक है, इसलिए ठीक है, तो देखिए यहाँ पे क्या लिखेंगे, एवरेज वेट जो लिखिए, इसका पहले एवरेज वेट लिखते हैं, फिर इंस्टेंटेनियस रेट भी इस रिएक्शन के लिए लिखते हैं। तो एवरेज वेट किस तरह से लिखेंगे, एवरेज वेट किस तरह से लिखेंगे इसका, तो लिखने का तरीका जो स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट है उसको क्या कर देंगे हम लोग, डिवाइड कर देंगे। मतलब लिखने का तरीका कुछ इस तरह से होगा, जो स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट होगा उसका एक स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट क्या है, एक्स है,
तो इसको इसका जब रेट ऑफ रिएक्शन लिखेंगे तो किस तरह से लिखेंगे, 1/x वो डिवाइड कर देंगे माइनस ऑफ डेल्टा ए बाई डेल्टा टी, ठीक है, इक्वल टू इसी तरह से ये क्या होगा, ये इसके बराबर होगा, उसी तरह से इसका y का b को कैसे लिखेंगे, तो 1/y स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट को डिवाइड कर देंगे माइनस ऑफ, मतलब ये रिएक्टेंट है ना एक से बाई बी, वाई मोल ऑफ बी, तो क्या होगा इसका कंसंट्रेशन डिक्रीज करेगा, तो 1/y प्लस डेल्टा b बाई डेल्टा टी, ठीक है। और एम सी इसमें क्या है, देखिए ये प्रोडक्ट बन रहा है तो इसका कंसंट्रेशन क्या होगा, इंक्रीज करेगा, तो इसी तरह से इसका भी स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट को क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे, क्योंकि एक पार्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम पे रिएक्शन का एक ही रेट होगा, अगर हमको एक ही रेट चाहिए पार्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम पे तो उसको क्या स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट को क्या करना होगा, डिवाइड करके निकालना होगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1/m क्या होगा, सॉरी यहाँ पे माइनस होगा, बी का तो डिक्रीज करेगा, बी जो होगा यहाँ पे क्या होगा गलती से माइनस डेल्टा बी, यहाँ पे क्या हो जाएगा सी का 1/m प्लस ऑफ डेल्टा सी बाई डेल्टा टी इज इक्वल टू 1/n प्लस ऑफ डेल्टा डी बाई डेल्टा टी, ठीक है। अब इसमें से देखिएगा अच्छे से, ये जो माइनस ऑफ डेल्टा ए बाई डेल्टा टी ये क्या डिनोट कर रहा है, वेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ ए, मतलब सिर्फ और सिर्फ ए किस वेट से डिसअपियर हो रहा होगा, ठीक है। मतलब ये क्या डिनोट कर रहा है, माइनस ऑफ डेल्टा ए बाई डेल्टा टी क्या डिनोट कर रहा है, वेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ ए, रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ वेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ ए, मतलब ए जो है मेरा किस वेट से डिसअपियर कर रहा होगा, ये क्या डिनोट कर रहा होगा, माइनस डेल्टा ए बाई डेल्टा टी, ठीक है। और यहाँ पे देख लीजिए प्लस यहाँ पर भी भाई ये वाला क्या डिनोट कर रहा होगा, वेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ बी प्लस डेल्टा सी बाई डेल्टा टी, रेट ऑफ अपियरेंस ऑफ सी, यहाँ पे इसको क्या, ये क्या डिनोट कर रहा होगा, रेट ऑफ अपियरेंस ऑफ सी, रेट ऑफ अपियरेंस ऑफ सी किस वेट से अपियर हो रहा है, प्लस डेल्टा डी बाई डेल्टा टी, रेट ऑफ अपियरेंस ऑफ डी, ठीक है, किस वेट से ये अपियर हो रहा है, ठीक है। तो ये रिएक्टेंट डिसअपियर होगा कंसे और प्रोडक्ट क्या होगा, अपियर होगा, ठीक है, ये कंज्यूम होगा, ये फॉर्म होगा, ठीक है, ठीक। और हम लोग स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट से डिवाइड किए, क्या बताएगा, ये रेट बताएगा, रेट ऑफ अ रिएक्शन, मतलब एक पार्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम पे रिएक्शन का सिंगल वेट होगा, इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट को डिवाइड करके निकालते हैं, क्लियर है बात। चलो अब इंस्टेंटेनियस वेट इसका किस तरह से लिखेंगे, तो इसको क्या करेंगे, सिर्फ डी करके निकाल देते हैं, डी करके लिख देंगे, मतलब कुछ इस तरह से लिखेंगे, मतलब इंस्टेंटेनियस वेट लिखने का तरीका क्या होगा, इसका हम लोग इंस्टेंटेनियस वेट लिखते हैं तो किस तरह से लिखेंगे, वही रहेगा 1/x, खाली डेल्टा के जगह पे क्या लिखेंगे, माइनस ऑफ डी ए बाई डी टी इक्वल टू 1/y माइनस ऑफ डी बी बाई डी टी, ठीक है, इक्वल टू 1/m प्लस ऑफ डी सी बाई डी टी इक्वल टू 1/n प्लस ऑफ डी डी बाई डी टी, ठीक है। इसमें फिर यहाँ पे बात कर लेंगे, माइनस डी ए बाई डी टी क्या डिनोट कर रहा है, तो माइनस डी ए बाई डी टी बस है, रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ ए को डिनोट कर रहा है, ठीक है, प्लस डी सी बाई डी टी क्या डिनोट कर रहा है, तो एक पार्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम पे वेट किस तरह से, यहाँ तक रेट ऑफ अपियरेंस ऑफ सी को डिनोट कर रहा है, ठीक है, वेट ऑफ अपियरेंस ऑफ सी एक पार्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम, क्लियर है बात, समझ में आ गया। अब हम लोग इसके ऊपर न्यूमेरिकल प्रॉब्लम बनाते हैं, क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, किस तरह से क्वेश्चन आता है, क्लियर हो गया यहाँ तक। चलिए अब रेट का रिएक्शन के रेट का यूनिट क्या होता है, तो मोल पर लीटर पर सेकंड होता है, ठीक है, याद रखना इस बात को, यहाँ तक आ गया लिखने। चलिए अब हम लोग आगे करते हैं। चलिए तो क्वेश्चन है एक्सप्रेस द रेट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन, मतलब इस रिएक्शन के रेट को एक्सप्रेस करना है, तो हम एवरेज इसका एवरेज
लिखेंगे हम लोग, एवरेज रेट को रिप्रेजेंट करते हैं हम, आप लोग इंस्टेंटेनियस रेट को कीजिएगा अपने से, ठीक है। तो चलिए हम पहला लिख देते हैं, इसका पहला सॉल्व कर लेते हैं सॉल्यूशन। एवरेज रेट हम इसका लिख देते हैं, एवरेज रेट, एवरेज वेट क्या हो जाएगा इसका, 1/4 माइनस ऑफ डेल्टा NH3 बाई डेल टी इज इक्वल टू 1/5। स्टेचोमेट्रिक कोएफिशिएंट से क्या करेंगे, जब भी हम लोग रिएक्शन का रेट लिखेंगे तो उसको उसके स्टेचोमेट्रिक कोएफिशिएंट से डिवाइड करके लिखेंगे, याद रखना है इस बात को, ठीक है। 1/5 माइनस ऑफ डेल्टा O2 बाई डेल्टा टी इज इक्वल टू 1/5 प्लस ऑफ डेल्टा NO बाई डेल्टा टी इक्वल टू 1/6 प्लस ऑफ डेल्टा H2O बाई डेल्टा टी, ठीक है। तो ये हो गया एवरेज रेट। आप लोग इंस्टेंटेनियस रेट अपने से आप लोग लिखिएगा, इंस्टेंटेनियस खाली डी लगा देना है, इंस्टेंटेनियस रेट, ठीक है। आप लोग अपने से लिखिएगा इसको। इस क्वेश्चन का हम इंस्टेंटेनियस रेट लिखते हैं, ठीक है। तो इसका इंस्टेंटेनियस किस तरह से लिखेंगे, नियस रेट जो लिखेंगे इसका कुछ इस तरह से क्या होगा, 1/3 माइनस ऑफ डी Cl2 बाई डी टी इज इक्वल टू 1/6 माइनस ऑफ डी OH माइनस बाई डी टी इज इक्वल टू प्लस 1/5 प्लस डी ऑफ Cl माइनस बाई डी टी, और यहाँ पे लिख देते हैं इक्वल टू, सब इक्वल टू चल रहा है, इक्वल टू यहाँ पे कुछ नहीं है तो मतलब 1 होगा, 1 प्लस ऑफ डी ClO3 बाई डी टी इक्वल टू प्लस 1/3 इक्वल टू 1/3 डी ऑफ H2O बाई डी टी। तो इस तरह से एक्सप्रेस कर देना, ठीक है। तो इंस्टेंटेनियस रेट हम एक्सप्रेस किया, यहाँ इसका एवरेज रेट आप लोग अपने से एक्सप्रेस कीजिएगा। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन समझते हैं। ये तो एक्सप्रेशन, ये भी क्वेश्चन आता है, सिंपल क्वेश्चन, इस तरह से रिप्रेजेंट करना। अब मेन न्यूमेरिकल प्रॉब्लम जो आता है ये देखिए इसको अच्छे से इन, चलिए तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 समझते हैं। देखिए क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है, इन अ रिएक्शन टू ए रिएक्टेंट, 2 मोल ए रिएक्टेंट जो है प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है। द कंसनट्रेशन ऑफ ए का जो कंसनट्रेशन है वो डिक्रीज कर रहा है 0.5 मोल पर लीटर से 0.4 मोल पर लीटर, ठीक है। मतलब 0.5 से 0.4 मोल पर लीटर में कन्वर्ट हो गया, कितना 10 मिनट में डिक्रीज हो गया, ठीक है। ए का कंसनट्रेशन 0.5 से 0.4 हो गया 10 मिनट के अंदर, ठीक है, डिक्रीज कर गया कितना, ठीक है। कैलकुलेट द रेट ड्यूरिंग दिस इंटरवल, इस इंटरवल के बीच में रेट कितना होगा रिएक्शन का, वो हम लोग को सॉल्व करना है। तो देखिए, तो पहले तो हम लोग करेंगे डिक्रीज इन कंसनट्रेशन ऑफ ए, मतलब ए का कंसनट्रेशन कितना डिक्रीज हुआ है। तो यहाँ पे लिखते हैं हम लोग डिक्रीज इन कंसनट्रेशन ऑफ ए का कंसनट्रेशन कितना डिक्रीज हुआ है। तो 0.5 में से 0.4 को माइनस कर देंगे तो पता चल जाएगा कितना, 0.5 माइनस 0.4 कितना आ जाएगा, 0.1, मतलब 0.1 मोल पर लीटर इतना डिक्रीज हुआ है, ठीक है। 0.1 मोल पर लीटर इतना डिक्रीज हुआ है, ठीक है। अच्छा, और देखिए टाइम इंटरवल कितना दिया हुआ है, टाइम इंटरवल कितने देर में हुआ है, कितना देर में 0.1 मोल डिक्रीज कर गया, तो टाइम 10 मिनट के अंदर ऐसा हुआ है। टाइम इंटरवल दिया हुआ है 10 मिनट, ठीक है। पूछा है कैलकुलेट द वेट डूइंग द, मतलब इस टाइम इस इंटरवल के बीच में वेट कितना रहा होगा रिएक्शन का। तो लिखते हैं हम लोग रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, रेट ऑफ रिएक्शन जो होगा
रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/2, ये तो क्या हो जाएगा 1/2 इंटू रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ व्हाट, रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ ए के डिसअपियर होने का रेट कितना है ना, रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ ए मतलब माइनस ऑफ डेल्टा ए बाई डेल्टा टी, है ना, माइनस ऑफ डेल्टा ए बाई डेल्टा टी। तो हम यहाँ पर लिख देते हैं हाफ इंटू रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ ए, रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ ए, डिसअपियरेंस ऑफ ए, ठीक है। अब ए के डिसअपियर होने का रेट कितना है, तो 1/2 कितना डिक्रीज हुआ है कंसंट्रेशन, तो 0.1 मोल कन्वर्ट डिक्रीज हुआ है ना, माइनस डेल्टा है कितना 0.1, तो 0.1 डिवाइडेड बाय टाइम इंटरवल कितना है, तो 10 मिनट, यहाँ पे हो जाएगा कितना 10, ठीक है। इस पॉइंट को हटाएंगे तो नीचे में क्या आएगा, एक और 10 आएगा तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 1/200, ठीक है। और यहाँ पे कितना आ जाएगा, तो यहाँ पे करेंगे तो हम लोग कितना 1/200 आता है, कितना 1/200 को डिवाइड कर लीजिए, 1 डिवाइडेड बाई 200 आ जाएगा मेरा 0.005 मोल, यूनिट क्या होगा मोल पर लीटर, पर सेकेंड नहीं, पर सेकेंड नहीं होगा, क्या होगा देखिए मिनट में है ना टाइम, तो यहाँ पर रखेंगे क्या मिनट, मोल पर लीटर पर मिनट, ये हो जाएगा रेट ऑफ द रिएक्शन। रिएक्शन का रेट क्या होगा इस 10 मिनट के टाइम इंटरवल के बीच में 0.005 मोल पर लीटर पर मिनट ऑफ रिएक्शन, ठीक है। बात यहाँ तक समझ में आ गया। अच्छा और देखिए आप इसको इस तरह से, यहाँ पे कन्फ्यूजन क्या आ रहा होगा कि हम लोग यहाँ पे फाइनल माइनस इनिशियल कहते थे ना, तो यहाँ पे आप 0.4 माइनस 0.5 कीजिएगा, उस तरह से कीजिएगा, यहाँ पे कितना आएगा -0.1 मोल पर लीटर आएगा, ठीक है। अब आप उस फॉर्मूले से भी जा सकते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा 1/2 ऑफ माइनस ऑफ डेल्टा ए बाई डेल्टा टी, है ना। अब यहाँ पे देखिए माइनस ऑफ डेल्टा यानी ये वाला क्या आया, डिक्रीज इन कंसंट्रेशन क्या आया है, डेल्टा ए आ गया, डेल्टा डिक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ ए का कंसंट्रेशन कितना डिक्रीज किया, ये हम लोग निकाल लिए हैं यहाँ से, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए डेल्टा ए का वैल्यू कितना आ गया -0.1, अब वो वाला माइनस है, ये वाला माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, यानी यहाँ पे कितना आ जाएगा प्लस आ जाएगा, माइनस आ माइनस हो जाएगा प्लस, तो यहाँ पे 1/2 इंटू 0.1 और टाइम इंटरवल कितना था 10, तो यहाँ पे 10 लिख देंगे, सेम आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो आप ये कंसेप्ट से भी कह सकते हैं, कंसेप्चुअली कितना डिक्रीज किया है पॉजिटिव में रख करके, जिस तरह जनरल दिमाग चलता है उस तरह से आप कह सकते हैं। और अब जो इक्वेशन बनाए हैं उससे भी आप कीजिएगा तो सेम आंसर आएगा यूनिट को, यानी कि साइन कन्वेंशन को लेकर, ठीक है। बात समझ में आ गया यहाँ तक, चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अरे इस क्वेश्चन में देखिए क्वेश्चन नंबर 4, ये वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इस तरह क्वेश्चन एग्जाम में आता है, ठीक है। फॉर द रिएक्शन 4 मोल अमोनिया 5 मोल ऑक्सीजन, रिएक्शन क्या हुआ 4 मोल नाइट्रिक ऑक्साइड बना रहा है और 6 मोल वाटर, ठीक है। द रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ अमोनिया इज 3.2 इंटू 10⁻³ मोल पर लीटर पर सेकंड। कैलकुलेट करना एवरेज रेट ऑफ द रिएक्शन, एवरेज रेट कैलकुलेट करना रिएक्शन का, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ वाटर, फॉर्मेशन किस वाटर किस रेट से फॉर्मेशन हो रहा है, वाटर का किस रेट से फॉर्मेशन हो रहा है, ऑक्सीजन किस रेट से डिक्रीज कर रहा है, ठीक है। ये सब फाइंड करना, चलिए फाइंड करते हैं हम लोग। अच्छा तो पहले एवरेज वेट हम लोग निकालते हैं, वेट किस तरह से निकालेंगे, पहले देखिए क्या क्वेश्चन में दिया हुआ है, तो हम लोग को गिवन दिया हुआ है ना, सॉल्यूशन में देखिए गिवन क्या दिया हुआ है, गिवन दिया हुआ है वेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ अमोनिया, वेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ अमोनिया मतलब डिसअपियरेंस ऑफ अमोनिया दिया हुआ है, मतलब नेगेटिव ऑफ माइनस ऑफ डेल्टा NH3, माइनस क्या इंडिकेट कर रहा है, फिर से देखिए माइनस क्या इंडिकेट कर रहा है, वेट ऑफ डिसअपियरेंस मतलब डिक्रीज इन कंसंट्रेशन, मतलब रिएक्टेंट है ना तो कंसंट्रेशन इसका डिक्रीज होगा। वेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ अमोनिया मतलब डेल्टा NH3 माइनस ऑफ डेल्टा NH3 बाई डेल्टा टी, कितना दिया हुआ है हम लोग को 3.2 इंटू 10⁻³ मोल पर लीटर पर सेकेंड, ठीक है। अब हमको एवरेज वेट फाइंड कर लेना है, तो यहाँ से क्या हम एवरेज वेट लिख सकते हैं, एवरेज वेट पहला नंबर के लिए एवरेज रेट क्या हो जाएगा मेरा, ये सब तो बराबर होगा एक दूसरे से, है ना, तो क्या हम सिर्फ एक टर्म को लेकर सॉल्व कर सकते हैं, मतलब क्या, इस तरह से मैं बात को अच्छे से सुनिएगा, क्या हम यहाँ पे इस तरह से लिखेंगे ना, एवरेज रेट अगर लिखेंगे तो 1/4 माइनस ऑफ डेल्टा NH3 बाई डेल्टा टी इज इक्वल टू 1/5 माइनस ऑफ डेल्टा O2 बाई डेल्टा टी इज इक्वल टू प्लस ऑफ 1/4, है ना, इक्वल टू सब एक दूसरे का बराबर है। वेट जो होगा एक रिएक्शन का वो इक्वल एक ही टाइम पे एक ही होगा, जो सब इक्वल होगा, ठीक है।
तो यहाँ पे क्या होगा, प्लस ऑफ 1/4, 1/4 प्लस ऑफ डेल्टा NO बाई डेल्टा टी प्लस ऑफ 1/6 इक्वल 1/6 प्लस ऑफ डेल्टा H2O बाई डेल्टा टी, इस तरह से। ठीक है, तो एवरेज वेट खाली हम अमोनिया से यहाँ पे निकाल लेते हैं एवरेज वेट, मतलब किस तरह से लिखेंगे, 1/4 माइनस ऑफ डेल्टा NH3 बाई डेल्टा टी। और वेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ अमोनिया हमको दिया हुआ है ना, कितना, 1/4 इंटू डेल्टा माइनस ऑफ डेल्टा NH3 बाई डेल्टा टी कितना दिया हुआ है, 3.2। यहाँ पे पुट कर देते हैं, 3.2 इंटू 10⁻⁻3। ठीक है, अब ये पॉइंट को अगर हम लोग हटा लेते हैं इस तरह से, अगर पॉइंट को हटाएंगे तो कितना आएगा, 10 आ जाएगा नीचे में। तो यहाँ पे क्या इस तरह से 32 डिवाइडेड बाई 32 इंटू 10⁻⁻3 डिवाइडेड बाई 4 इंटू 10। ठीक है, ये कितना हो गया, 4 8 जा 32 कट गया, तो ये 10 ऊपर जाएगा तो -4 हो जाएगा, -3 -4 हो जाएगा, तो मतलब कितना आ गया, एवरेज वेट कितना आ गया, एवरेज वेट जो आ गया मेरा, एवरेज रेट जो आ गया कितना आ गया, एवरेज रेट जो हो गया रिएक्शन का, रेट ऑफ अ रिएक्शन, एवरेज वेट ऑफ अ रिएक्शन कितना आ गया मेरा, वो आ गया 8 इंटू 10⁻⁻4 मोल पर लीटर पर सेकेंड। क्लियर है बात, ये हो गया पहला आंसर मेरा। ठीक है, अब अगला मूव करते हैं। अगला बोला है वेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ वाटर, वाटर किस वेट से फॉर्म हो रहा है, तो बस हमको प्लस ऑफ डेल्टा H2O बाई डेल्टा टी हमको निकालना है ना, क्या निकालना है, प्लस ऑफ डेल्टा H2O बाई डेल्टा टी हमको निकालना है। ठीक है, तो निकालते हैं हम लोग। अब फाइंड करना है वेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ वाटर, तो क्या फाइंड करना है, वेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ वाटर। ठीक है, तो किस तरह से फाइंड कर सकते हैं वेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ वाटर, तो क्या हम इक्वेट कर देते हैं कि अब मेरा बात अच्छे सुनिएगा, 1/4 माइनस ऑफ डेल्टा NH3 बाई डेल्टा टी इज इक्वल टू 1/6 प्लस डेल्टा H2O बाई डेल्टा टी, इस तरह से लिख सकते हैं क्योंकि सब एक दूसरे के इक्वल है वेट ऑफ द रिएक्शन में। तो क्या हम इस तरह से लिख सकते हैं, सही से समझिएगा, 1/4 माइनस ऑफ डेल्टा NH3 बाई डेल्टा टी इज इक्वल टू 1/6 प्लस ऑफ डेल्टा H2O बाई डेल्टा टी। हमको यही डेल्टा H2O बाई डेल्टा टी चाहिए, इसी को बोलेंगे वेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ वाटर, यही है ना। चलिए हम लोग निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे क्या, अगर हम आगे पीछे अरेंज कर लेंगे तो क्या आ जाएगा, प्लस ऑफ डेल्टा H2O बाई डेल्टा टी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, यहाँ पे 6 इधर चलाएगा तो आ जाएगा 6/4 इंटू माइनस ऑफ डेल्टा NH3 बाई डेल्टा टी, ये आ जाएगा। अब इसके अंदर हम वैल्यू क्या करेंगे, पुट कर देते हैं। तो यहाँ पे आ जाएगा यही डेल्टा H2O बाई डेल्टा टी क्या है, वेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ वाटर है। तो क्या आ जाएगा, वेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ वाटर, वेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ वाटर क्या आ जाएगा, वैल्यू पुट करते हैं 6/4 इंटू डेल्टा माइनस और डेल्टा NH3 बाई डेल्टा टी क्या दिया हुआ था, गिवन दिया था 3.2 इंटू 10⁻⁻3, 3.2 इंटू 10⁻⁻3। ठीक है, अब इस पॉइंट को हटाएंगे तो नीचे में क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा, ये 4 8 जा कट जाएगा, इसको क्या 8 6 जा 48। तो यहाँ पे कुछ इस तरह से आया, कितना आ जाएगा वेट ऑफ फॉर्मेशन, मतलब यहाँ पे आ जाएगा 48 इंटू 10⁻⁻4। ठीक है, 10 को यहाँ नीचे से ऊपर चला जाएगा 10 तो कितना होगा -4, मतलब 48 इंटू 10⁻⁻4 मोल पर लीटर पर सेकेंड, ये क्या आ जाएगा, वेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ वाटर। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। अब अगला हम लोग सॉल्व करते हैं, वो क्या दिया हुआ, वेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन किस वेट से डिसअपियर होगा। तो इसमें वही कर लेंगे, क्या आ जाएगा, 1/4 माइनस ऑफ डेल्टा NH3 बाई डेल्टा टी इज इक्वल टू 1/5 माइनस ऑफ डेल्टा O2 बाई डेल्टा टी। लिख देते हैं इसको भी, रिएक्शन को तीसरा नंबर के लिए। चलिए, तो वेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ ऑक्सीजन लिख लेते हैं यहाँ पे 3 नंबर। रिएक्शन दिया हुआ क्या लिखेंगे, 1/4 मतलब 1/4 माइनस ऑफ डेल्टा NH3 बाई डेल्टा टी इज इक्वल टू ऑक्सीजन का कितना मूल दिया 5। तो ये क्या कैसे लिखेंगे इसको,
1/5 माइनस ऑफ डेल्टा O2 बाई डेल्टा टी। अब माइनस ऑफ डेल्टा O2 मतलब वेट ऑफ डिसएपियरेंस ऑफ ऑक्सीजन, ये डिनोट करवाएगा माइनस डेल्टा O2 बाई डेल्टा टी। तो क्या हम लिख सकते हैं इसको इस तरह से, माइनस ऑफ डेल्टा O2 बाई डेल्टा टी इज इक्वल टू क्या होगा, ये 5 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो आ जाएगा 5/4 इंटू माइनस ऑफ डेल्टा NH3 बाई डेल्टा टी। अब देखिए ये क्या है, वेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ ऑक्सीजन, तो यहाँ पे कितना आ गया, वेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ ऑक्सीजन क्या आ गया, इक्वल टू 5/4 इंटू माइनस डेल्टा NH3 बाई डेल्टा टी का वैल्यू कितना दिया हुआ था, ठीक है 3.2 इंटू 10⁻³ यहाँ पे पुट कर देंगे 3.2 इंटू 10⁻³ ये पॉइंट हटेगा, नीचे में 10 आया, ये कट गया, 4 8 जा तो कितना हो गया, 8 5 जा 40 है ना, 8 5 जा 40, 40 इंटू 10⁻³ बाई ये हो गया 10, ये 10 से ये 0 कट गया, कितना आ गया 4 इंटू 10⁻³ मोल पर लीटर पर सेकेंड, मोल पर लीटर पर सेकेंड, ये हो गया मेरा क्या आंसर। सही में आ गया, तो इस तरह से क्वेश्चन देगा, इस तरह से सॉल्व करना है। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन हम लोग और देखते हैं और प्रैक्टिस शीट में डाल देंगे हम क्वेश्चन, ठीक है, घर में आप लोग उसको सॉल्व कीजिएगा। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, चलिए तो क्वेश्चन दिया हुआ है फॉर एन एलिमेंट्री रिएक्शन 2A + B 3C बना रहा है, द रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ C मतलब एट टाइम t, मतलब यहाँ पे टाइम t एग्जैक्ट पर्टिकुलर टाइम पे बोल रहा है, मतलब यहाँ पे इंस्टेंटेनियस के ऊपर हम लोग को बात करना है। ठीक है, कितना दिया हुआ है, रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ C दिया हुआ है हम लोग को 1.3 इंटू 10⁻⁻4 मोल पर लीटर पर सेकेंड। कैलकुलेट एट दिस टाइम, इस टाइम पे रेट ऑफ रिएक्शन कैलकुलेट करना है और रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ A कैलकुलेट करना है। ठीक है, कैलकुलेट करते हैं हम लोग। तो पहले तो वेट लिख लीजिए, इसका किस तरह से वेट लिखेंगे, तो वेट जो होगा इस रिएक्शन के लिए किस तरह से लिखेंगे, जनरल वेट लिख के लिखना है हम लोग को। तो क्या होगा 1/2 माइनस ऑफ D A बाई DT इज इक्वल टू 1 माइनस ऑफ, यहाँ पे 1 है तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, लिखने का ज़रूरत नहीं है 1 को, हम इसको इस तरह से लिख देते हैं, माइनस ऑफ DB बाई DT इज इक्वल टू 1/3 प्लस ऑफ DC बाई DT। हो गया यहाँ तक। अब देखिए वेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ C दिया हुआ है, मतलब वेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ C दिया हुआ है, मतलब वेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ C मतलब हम लोग को प्लस DC बाई DT दिया हुआ है, गिवन है, कितना दिया हुआ है 1.3 इंटू 10⁻⁻4 मोल पर लीटर पर सेकेंड, ये गिवन है, गिवन। ठीक है, हम लोग को फाइंड करना है वेट ऑफ रिएक्शन, वेट ऑफ रिएक्शन फाइंड करना है। ठीक है, तो यहाँ पे वेट ऑफ रिएक्शन निकाल लेते हैं। पहला रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, वेट ऑफ रिएक्शन निकाल लेते हैं, तो इसके लिए वेट ऑफ रिएक्शन कुछ इस तरह से लिख सकते हैं क्या, DC बाई DT दिया हुआ है हम लोग को, तो वेट ऑफ रिएक्शन जो होगा क्या होगा 1/3 प्लस ऑफ DC बाई DT है ना, कंपेयर कर दिया, वेट इज इक्वल 1/, सब एक दूसरे के बराबर है, तो यहाँ पर कर दिया 1/3 प्लस DC बाई DT। अब हमको DC बाई DT दिया हुआ है प्लस ऑफ DC बाई DT दिया 1.3 इंटू 10⁻⁻4, तो यहाँ पे डाल देते हैं 1/3 इंटू 1.3 इंटू 10⁻⁻4। इसको कैलकुलेटर के अंदर इसका वैल्यू डालिए, देखिए आएगा कितना आएगा, वेट आ जाएगा मेरा, ठीक है, आएगा 4.33 इंटू 10⁻⁻5 मोल पर लीटर पर सेकेंड, मोल पर लीटर पर सेकेंड। ठीक है, ये आ जाएगा मेरा आंसर, वेट ऑफ द रिएक्शन आ गया। अगला अब क्या करना है, वेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ ए, मतलब ए का डिसअपियरेंस, वेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ ए अब हम लोग को पता करना है। तो ठीक है, कर लेते हैं, क्या होगा वेट ऑफ डे, मतलब ये वाला इन दोनों इक्वेशन को इक्वेट कर देंगे फिर। हाँ, तो 2 नंबर में देखिए क्या हो गया,
यहाँ पे लिख सकते हैं 1/2 माइनस ऑफ, हम लोग को माइनस da/dt फाइंड करना है, मतलब वेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ ए को फाइंड करना है। तो 1/2 माइनस ऑफ da/dt इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/3 प्लस d ऑफ c बाई dt। अब यहाँ पे आ जाएगा माइनस ऑफ da/dt इज इक्वल टू 2/3 प्लस dc/dt। यहाँ पे वैल्यू दिया हुआ है 2/3 इंटू प्लस dc/dt कितना है 1.3 इंटू 10⁻⁻⁴। इसको जब हम लोग कैलकुलेटर में डालेंगे तो क्या आएगा, वेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ ए, वो आ जाएगा मेरा, कैलकुलेटर में डालेंगे तो आएगा 8.66 इंटू 10⁻⁻⁵ मोल पर लीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो अब लोग इसको कैलकुलेटर में डाल के सॉल्व कर लीजिएगा, वैल्यू निकाल लीजिएगा इसका। चलिए, तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग लॉ ऑफ मास एक्शन और समझेंगे, वहाँ पे रेट लॉ समझेंगे, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन समझेंगे। ठीक है, चलिए आप लोग को यहाँ तक समझ में आ गया। प्रैक्टिस शीट दे देंगे, आप लोग घर में क्वेश्चन को सॉल्व कीजिएगा, बनाइएगा। ठीक है, नहीं अगर नहीं समझ में आएगा आप कमेंट सेक्शन में कीजिएगा, हम उसको सॉल्व करके एक वीडियो अपलोड कर देंगे पे। ठीक है, प्रैक्टिस शीट हम डाल देंगे और सिलेबस भी हम डिस्क्रिप्शन के अंदर डाल देंगे और पैटर्न्स जो है इसको भी हम डाल देंगे। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो रखते हैं आज यहीं तक, तब तक के लिए गुड बाय।